नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। एक बार मुझे जल्दी से बता दें क्या सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। वैसे सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आप सभी को नहीं होगी। तो आ जाए फिर अपनी क्लासेस को हम सभी क्या करते हैं भाई, रिज्यूम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है वो एडवर्ब है। एडवर्ब की इसके बाद एक क्लास आपकी और बचेगी, 20 से 25 मिनट की क्लास और बचेगी, वो हम नेक्स्ट डे आपको कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बात करते हैं कि अगेन वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, आपकी जीत हमारे साथ। ये हमारा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर एक विद्यार्थी को वो सारी चीजें मिलती हैं जो एक विद्यार्थी को क्या होती है, नीड होती है। बाकी इसमें एंट्रेंस अलर्ट, जॉब अलर्ट, वो सारी चीजें आप सभी को मिल जाती हैं जो एक विद्यार्थी को नीड होती है। जीत की तरफ हमारा पहला कदम 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, माई कंटेंट, करंट अफेयर्स प्लस एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीजें आप सभी को इससे में मिलती हैं। तो स्टार्ट करते भाई। आज क्या है, टाइप नंबर 18 तक हम सभी ने कर लिया था भाई। टाइप नंबर 19 से हम आपको बताना चाहेंगे। टाइप नंबर 19 की अगर हम आपसे बात करें मेरे भाई, तो आप ये बताना कि टाइप नंबर 19 में हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में, सरडम के बारे में। सरडम की अगर बात करें तो आप सभी कहना कि भाई ऑलमोस्ट नेवर होता है, मतलब ये नेगेटिव पूर्णता नहीं होता। मतलब ये होता है जैसे मुझे 1,000 रुपए की आवश्यकता और किसी ने मेरे को 1 रुपए दे दिया, तो वो नगण्य है, उसे कहा जाता है सरडम। नेगेटिव मीनिंग देने का काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखना। बाकी ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और किस टाइप के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप कहना कि भाई ये एक इंडेफिनिट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर इंडेफिनिट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो आप कह देना कि भाई जो इंडेफिनिट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, आप उसको क्या करते हैं मेरे भाई, जो इंडेफिनिट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है आप उसे क्या करते हैं। तो आप एक बात कह देना कि भाई अगर ये इंडेफिनिट टाइप की अपनी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब से पहले, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, टू बी के बाद और यूज टू, ऑट टू और हैव टू से पहले रखते हैं। अब होता क्या है कि भाई इसी से बनने वाला क्या होता है भाई, सर्डम आर नेवर और सर्डम इफ एवर। अगर मैं आप सभी को बता दूं तो भाई इसमें आपको एक बात याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पेयर को लेकर के एग्जाम्स में एरर पूछ लिया जाता है। तो आप किस टाइप से याद रखोगे, तो आप कह देना कि भाई याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है फीवर। क्या, फीवर। तो आप कह देना कि FEVER आपको याद रहेगा, इफ के बाद एवर ही लगेगा, या फिर एवर तभी लगेगा जब इफ आएगा, तो आपको इस टाइप से याद रहेगा, इस टाइप से आपको याद रहेगा। तो सर्डम आर नेवर और क्या, सर्डम इफ एवर। बात समझ में आया। आप कहना कि भाई ये जो है एक नेगेटिव मीनिंग देने का काम करेगा और ये पॉजिटिव मीनिंग देने का काम करेगा। यहां पर और की बात की जाए तो भाई ये एक कंजंक्शन होता है और जो सब्स्टिट्यूट करने का काम करता है। तो चूंकि पहला वाला नेगेटिव था, सर्डम नेगेटिव है, तो नेवर भी नेगेटिव होगा, आर इस तरह से। जो इफ है ना, तो इफ कंडीशन को बताने का काम करता है और सर्डम इफ एवर आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला तो पेयर को लेकर के एरर पूछी जाती है, दूसरा ये होता है कि इनकी मीनिंग को लेकर के एरर पूछी जाती है। भाग्य की बात यह कि भाई ये भी अपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है और इंडेफिनिट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अब समझ जाना कि भाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इन्हें कहां पर रखना चाहिए। क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और इंडेफिनिट टाइप की ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आप इस बात को समझ जाना मेरे भाई कि अगर ये इंडेफिनिट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इसे कहां पर रखना चाहिए हमें। बात आपको ये समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरे भाई, तो आप इसके बाद देखो आगे। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप थोड़ा सा और भी सुनो। यहां पर एक वर्ड की बात और भी मैं कर लूं आपसे, लिटिल की। लिटिल देखा जाए तो एक वर्ड एडजेक्टिव है, लिटिल एडवर्ब भी है और लिटिल आपका डिटर्मिनर भी है। बट यहां पर मैं एक एडवर्ब की तरीके से बात करने जा रहा हूं लिटिल के बारे में। अगर लिटिल वर्ड एक एडवर्ब है तो इसकी मीनिंग होती है क्या, ऑलमोस्ट नथिंग होती है। क्या क्या कहते हैं आप सभी, ऑलमोस्ट नथिंग कहते हैं। तो ऑलमोस्ट नथिंग कहने का मतलब ना तो नहीं होता है, लेकिन हाँ होता है नगण्य, मतलब ना के बराबर ही होता है। जिस तरह से वहां पर होता है ना, तो वहां पे सर्डम आर नेवर में उसी प्रकार से लिटिल आर नथिंग होता है। और उसी क्योंकि और सब्स्टिट्यूट करने वाला और कंजंक्शन, तो लिटिल के साथ नथिंग लगेगा, नेगेटिव के साथ क्या, नेगेटिव लगेगा।
और अगर हम बात करें तो आप कहना कि भाई लिटिल इफ एनीथिंग होता है पॉजिटिव, जैसे वहां पे एवर दे रहा था, तो ये जो मीनिंग देने का काम करेगा वो पॉजिटिव मीनिंग देने का काम करेगा, और ये मीनिंग नेगेटिव देने का काम करेगा, ये मीनिंग नेगेटिव देने का काम करेगा। क्लियर हुआ? चलो भाई आप ये बताएं कि आपको ये बात समझ में आ गई। पानी पहले पी लेंगे, घर से आए। तो भाई आप ये बताना कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अगर ये बात क्लियर हो गई आपको तो भाई क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या लिखेंगे हम सभी? तो माई फादर सर्डम आर एवर वॉचेस टेलीविजन। तो आप कहेंगे भाई सर्डम और एवर, तो सर्डम और एवर लगा हुआ है, तो एक बात कह लेना कि माई फादर सर्डम आर एवर मत करना। देखो आप इसको कर सकते हो जो चाहो, क्योंकि यहां पर मीनिंग का कोई सवाल ही नहीं है। आप इसे सर्डम इफ एवर भी कर सकते हैं और सर्डम आर नेवर भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। बट एक बात समझना कि जब कभी ऐसा एरर आ जाए कि आप दो पार्ट में कर सकें, तो आप फर्स्ट पार्ट को सही मान के आप सेकंड पार्ट में एरर किया करो। जब कभी ऐसा एरर आ जाए कि आप दो पार्ट में करेक्ट कर सकते हैं, तो हमने क्या कहा कि जब कोई ऐसा एरर आ जाए कि आप, जब कोई ऐसा एरर आ जाए कि आप ऐसा करेक्ट कर सकते हैं कि मतलब दो पार्ट को करेक्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट पार्ट को सही मान करके आप सेकंड पार्ट में करेक्शन करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? फर्स्ट पार्ट को सही मान के आप सेकंड पार्ट में करेक्शन करते हैं। बात समझ में आया? फर्स्ट पार्ट को सही मान करके क्या, सेकंड पार्ट में करेक्शन। अब आप ये बताना कि भाई आपको ये बात तो समझ में आएगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो माई फादर सर्डम इफ एवर या सर्डम आर नेवर वॉचेस टेलीविजन। आगे देखो, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी नो लिटिल। अब देखो और लगा है ना, तो और लगा है तो आप इसे सही मान करके आप यहां पर नथिंग लिखो, ऐसा करो। बाकी ऐसा नहीं, यहां पर ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव मीनिंग की कोई बात ही नहीं कर रखा है। बट क्वेश्चन नंबर 128 में ऐसी बात कर रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव की। सुनो क्या लिखा गया, एज ही वॉज दियर फ्रेंड और दो ही वॉज दियर फ्रेंड। अगर मैं एज और दो ये कंजंक्शंस होते हैं, तो एज बिकॉज और सिंस की बात करूं अगर मैं आपसे, तो एज बिकॉज और सिंस की बात करूं तो ये अपना कंजंक्शन है। और ये कैसा कंजंक्शन है? तो आप कह देना कि भाई रीजन को बताने का कंजंक्शन है, लेकिन लॉजिकल रीजन बताने का काम करता है। क्या? लॉजिकल रीजन, लॉजिकल रीजन बताने का काम करता है। लेकिन दो, ऑल दो और इवन दो ये ऐसे कंजंक्शन है जो कि रीजन या फिर कंट्रास्ट, दो, ऑल दो और इवन दो ये कंट्रास्ट बताने वाले कंजंक्शंस होते हैं। कंट्रास्ट कहने का मतलब क्या होगा भाई? विरोधाभास। कंट्रास्ट कहने का मतलब क्या? विरोधाभास। मतलब एक में जो बात होती है उसके ठीक विपरीत बात। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं अगर आपका टीचर हूं तो मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा, लेकिन मैं आपका टीचर होने के बावजूद भी मैं आपको गलत शिक्षा दूं। मैंने कहा कि मैं आपका टीचर होने के बावजूद भी मैं आपको गलत शिक्षा दूं, तो उस केस में आप सभी कहना कि भाई वहां पर क्या लगेगा? वहां पर दो, ऑल दो या इवन दो लगेगा। मतलब ठीक अब विपरीत की बात करें, ये कंट्रास्ट को बताने वाले कंजंक्शन होते हैं, लेकिन कंट्रास्ट को बताने वाले अपने प्रेपोजिशंस भी होते हैं। जैसे डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। क्या? डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ कंट्रास्ट को बताने वाले, डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ कंट्रास्ट को बताने वाले अपने प्रेपोजिशंस भी होते हैं। ये प्रेपोजिशन है और ये क्या है? अपना कंजंक्शन है। तो अब देखो क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा समझो। हमने कह दिया कि एज ही वॉज दियर फ्रेंड, तो अब मतलब अगर वो उनके मित्र हैं तो उसे उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मित्र हैं तो लॉजिकल तो यही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो टोल्ड अलाई अगर कर देते हैं, अगर इफ एवर कर देते हैं, तो ये तो पॉजिटिव मीनिंग है, झूठ बोलने लगेगा, गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप लिखो क्या? सेल्डम आर नेवर। हमने कहा यद्यप ही वॉज दियर फ्रेंड, हमने कह दिया कि यद्यप वे उनके मित्र हैं, लेकिन अब ये बताना दो लिखा है तो मतलब ठीक अपोजिट मित्र है, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहा है। अगर फिर भी झूठ बोल रहा है तो आप सभी कहना
कि यहां पर सर्डम इफ एवर पॉजिटिव मीनिंग देना चाहेंगे, क्योंकि झूठ हम बुलवाएंगे, तो यहां पर दम नहीं लिखा था, लिख दो आप, आगे लिखा होगा। तो एक बार आप इसे देख लो जल्दी से। चलो आगे देखें। अब हमने कह दिया बीइंग अ टीचर, अगर वो टीचर है तो ही सर्डम इफ नेवर मेक्स द मिस्टेक, अगर वो टीचर है तो उसे मिस्टेक नहीं करना चाहिए। अगर नेगेटिव मीनिंग देना चाह रहे हैं तो आप और लगाना। बट हमने कह दिया कि टीचर होने के बावजूद भी उसने क्या कर दिया, गलतियां कर दी। अपोजिट मीनिंग होनी चाहिए, अगर वो टीचर है उसके बावजूद भी गलतियां कर दी, तो आप कहना कि भाई अब यहां पर नेगेटिव मीनिंग, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव मीनिंग देना चाह रहे हैं, तो आप कह देना कि मतलब है टीचर तो उसे गलती नहीं करनी, लेकिन टीचर है लेकिन फिर भी गलती कर दिया, तो आप कहना भाई सर्डम इफ एवर मेक्स द मिस्टेक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे देखें। टाइप नंबर 20 की अगर बात मैं आप सभी से करना चाहूं मेरे भाई, तो टाइप नंबर 20 क्या है सुनो। अगर मैं टाइप नंबर 20 की आपसे बात करना चाहूं तो एक बात आप सभी कहना मेरे भाई, कि यहां पर हम बात करना चाह रहे हैं कि ओनली और जस्ट की। ओनली और जस्ट ये अपने ऐसे एडवर्ब्स हैं जो रेस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं? रेस्ट्रिक्ट। अब ये बताएं किस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन। जैसे अगर हम बात करें तो आप कहना कि भाई अगर हमने कह दिया कि ओनली ही मेट मी, इसका मतलब ये है कि केवल वो मेरे से मिला, इसके सिवाय ये है कि मेरे से मिलने वाला और कोई और नहीं था। तो आप क्या लिखेंगे भाई? इसका मतलब ये है कि एंड नो बडी मेट मी, एंड नो बडी मेट मी, नो बडी एल्स मेट मी, उसको छोड़ करके बाकी मेरे से कोई और नहीं मिला। बट अगर हमने इसे कुछ ऐसा कह दिया, लेकिन अगर इसी को हमने कुछ ऐसा आपसे कह दिया कि ही ओनली मेट मी, ही ओनली मेट मी, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जब मेरे पास आया तो वो केवल मेरे से, ही ओनली मेट मी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब आया तो वो केवल मेरे से मिला, इसके सिवाय किया कुछ नहीं। तो आप कहेंगे कि एंड ही डिड नथिंग एल्स, ही डिड नथिंग एल्स, बाकी और कुछ किया नहीं, बस आया मेरे से मिला और चला गया। लेकिन अब आप ये कहना चाहें भाई तीसरी बात कि ही मेट ओनली मी, मतलब ये है कि वो जब आया तो केवल मेरे से मिला, इसके सिवाय वो किसी और से नहीं मिला। देख रहे ओनली को इधर उधर करने से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एंड ही मेट नो बडी एल्स, और वो किसी और से नहीं मिला। ही मेट नो बडी एल्स, मतलब वो जब आया ना तो वो केवल मेरे से मिला, इसके सिवाय वो किसी से। तो आप कह देना कि भाई इस केस में ओनली और जस्ट वर्ड का यूज किया जाता है। बट अगर मैं आपसे बात करूं इवन की बात करें, तो भाई इवन का यूज जानते हो कहां पे किया जाता है? इवन क्या होता है कि इवन टू हाईलाइट द सरप्राइजिंग एलिमेंट, इवन वर्ड का यूज तब किया जाता है टू हाईलाइट द सरप्राइजिंग एलिमेंट। अगर हमें किसी सरप्राइजिंग एलिमेंट को हाईलाइट करना है, टू हाईलाइट द सरप्राइजिंग एलिमेंट, अगर हमें किसी सरप्राइजिंग एलिमेंट को हाईलाइट करना है तो आप वहां पर क्या लगाना मेरे भाई? इवन वर्ड यूज करना। जिससे हमने कह दिया कि इवन, इवन माई एनिमी हेल्प मी, इवन
माई एनमी हेल्प्ड मी बट यू डिड नॉट। हमने कह दिया कि यहां तक कि मेरे, बट यू डिड नॉट, यहां तक कि मेरे मतलब ये होता है ना कि जब आप किसी से अपेक्षा किए हो और अपेक्षा के विपरीत काम करने लगे, मतलब जो आप किसी को हाईलाइट करना चाहें और वो हाईलाइट के जो आप हाईलाइट करना चाहें उसके विपरीत काम करने, तो आप कहना कि भाई वहां पर तब आप इवन वर्ड यूज कर दिया करो। मतलब ये है कि जैसे मेरा भाई है, तो मैं अपेक्षा तो यही करता हूं कि मेरा भाई मेरी मदद करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा भाई मेरी मदद नहीं किया, तो आप क्या लिखेंगे कि इवन माई एनमी हेल्प्ड मी बट यू डिड नॉट, यहां तक कि मेरे एनमी ने मेरी मदद की लेकिन आपने नहीं की। बात समझ में आया? अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। एक बार थोड़ा सा सवाल पे ध्यान दो, 132। कर लिया आपने? तो अब आप ये बताएं कि आपने क्या देखा कि हिज वाइफ ओनली डाइड इन द एक्सीडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि उसकी वाइफ केवल एक्सीडेंट में मरी, इसके सिवाय कुछ नहीं किया, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि एक्सीडेंट में केवल उसकी वाइफ की मृत्यु हुई। तो आप कहना कि भाई यहां पे हम जो हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो वाइफ को, तो क्या लिखेंगे कि ओनली हिज वाइफ, क्या लिखेंगे, ओनली हिज वाइफ डाइड इन द एक्सीडेंट। ही ओनली न्यू द आंसर देयर फोर एवरीवन अप्रिशिएटेड हिम। इसका मतलब ये हुआ कि केवल आंसर उस व्यक्ति को पसंद था, पता था, तो पता होने के बारे में नहीं, उसको पता था बाकी कुछ किया नहीं, नहीं, केवल उस व्यक्ति को पता था, लेकिन और इसी वजह से हर किसी ने उसकी प्रशंसा की। तो इस व्यक्ति को हाईलाइट करने की बात कर रहा है, तो ओनली ही। द रिमोट डिजर्ट एरिया इज ओनली एक्सेसिबल बाई हेलीकॉप्टर, यानी जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर केवल हेलीकॉप्टर की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। हमने कहा कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पर केवल हेलीकॉप्टर की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। तो आप कहना कि भाई जो ओनली लगेगा वो इसको इंफेसाइज करना चाह रहा है, इसको, तो आपको ओनली यहां पर लगेगा। नॉक्टर्नल एनिमल आर द वंस, हमने कहा रात्रि के जो एनिमल्स, रात्रिचर वाले जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट आर एक्टिव, जो एक्टिव होते हैं केवल रात्रि में। तो आप ये बताना एट नाइट को, एट से नाइट को तो अलग कर नहीं सकते, तो आप ऐसा लिखा करो कि ओनली एट नाइट, केवल रात्रि में, केवल रात्रि में। द फैमिली वॉज इवन सॉर्ट ऑफ द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, हमने कहा जो फैमिली है वो जीवन के मूलभूत जो जरूरतें हैं उनकी भी उसके पास कमी है। तो जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो जीवन की मूलभूत कमियों के बारे में, नेसेसिटीज के बारे में, जरूरतों के बारे में। अगर इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप इवन को यहां पर लगाएं। दे जस्ट नीड 3 पॉइंट्स टू मेक टू द टॉप ऑफ द टेबल, मतलब क्या कि चार्ट में, सारणी में ऊपर पहुंचने के लिए उसे केवल 3 पॉइंट चाहिए। आपको जो जस्ट है ना वो इम्फेसाइज कर रहा है केवल 3 पॉइंट्स को। अगर 3 पॉइंट्स को कर रहा है तो जस्ट वर्ड को आप यहां पर लगाएं। बात क्लियर?
टाइप नंबर 21 को समझते हैं। और भाई टाइप नंबर 21 क्या है, सुनो। ये वेरी और मच के बारे में बात कर, किसके बारे में बात करेगा, तो आप कहना वेरी और मच के बारे में ये बात कर। अगर वेरी और मच की बात अगर हम आपसे कहना चाहें, अगर वेरी और मच की बात अगर हम आपसे कहना चाहें मेरे भाई, तो आप सभी एक बात कह लेना कि वेरी और मच में आप सभी ऐसा करो कि भाई वेरी का यूज जो हम करते हैं वो किसी पॉजिटिव डिग्री से पहले कर। अब वो पॉजिटिव डिग्री किसी एडजेक्टिव का हो सकता है या किसी एडवर्ब का हो सकता है। अच्छा, जो मच का यूज करते हैं तो आप कहते हैं भाई मच का यूज हम जो करते हैं ना वो किसी कंपैरेटिव डिग्री से पहले करते हैं। अब वो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी की भी हो सकती है। पहली बात तो आपको ये बात पता होनी, ठीक है। फिर इसके सिवा अच्छा यहीं पर अगर आप वेरी का यूज कर सकते हैं, सॉरी मच का यूज कर सकते हैं ना, तो आप वेरी से पहले यहां पर आप वेरी मच भी लगा सकते हैं। मच या वेरी मच के लिए कंपैरेटिव डिग्री के लिए आप लगा सकते हैं। चलो, अब आप ये बताएं भाई दूसरी बात समझते हैं हम सभी। भाई दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो अपना वेरी है, वेरी का यूज हम करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले। किसके लिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने का मतलब क्या होगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन जो मच का यूज है वो हम सभी करेंगे किसके लिए, पास्ट पार्टिसिपल से पहले। पास्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब क्या होगा भाई, पास्ट पार्टिसिपल से पहले, पास्ट पार्टिसिपल से पहले मच का यूज। तो आप कहना कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले वेरी और पास्ट पार्टिसिपल से पहले क्या, मच लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल को कहा जाता है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। अब एक बात कहना कि भाई नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ वेरी और मच दोनों का यूज करते हैं। भाई डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आर्टिकल जा दा जो लगाएंगे वो वेरी से पहले लगाएंगे, आर्टिकल दा जो लगेगा वो वेरी से पहले लगेगा। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब मच लगाते हैं तो डिफरेंस ये है कि मच के बाद आर्टिकल दा लगे। आप चाहो तो यहां पर मच की जगह बाई फॉर भी जैसा वर्ड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक बात इससे में और भी समझनी है, बात ये समझनी है कि जो वेरी का यूज होता है वो किसी नाउन और वर्ब के लिए नहीं होता। आप कहना कि वेरी का यूज किसी नाउन और किसी वर्ब के लिए नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम मच की बात करना चाहें तो आप कहना कि भाई मच या वेरी मच का यूज किसी नाउन और मच का यूज किसी नाउन और वर्ब के लिए हम लोग कर सकते हैं, किसी नाउन और किसी वर्ब के लिए हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आया आप सभी को? एक बार इसे कंप्लीट आप सभी देख लो। चलो कर लिया आप सभी ने इसे। चलो कर लिया भाई आपने इस बात को। अगर आपने इस बात को मेरे भाई आपने कर लिया है तो आगे देखो आप
क्या कहा जा रहा है भाई, टाइप नंबर 20 में क्या लिखा जा रहा है, सुनो। आपको ये कहा गया कि ही इज वेरी या मच वरीड, तो आपके ना वरीड एक पास्ट पार्टिसिपल है, तो आप क्या करो, मच लगा लो। इंटरेस्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो आप वेरी लगा लो। द एयर इज मच हॉटर, हॉटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो आप क्या करो, इसमें मच लगाना, ठीक है, सही है। द या वेरी मोस्ट अवेटेड, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मच लगा लो। दे शो वेरी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या करो, मच लगा लो, वेरी नहीं लगे। द लेक्चर विकेम वेरी मच बोरिंग, बोरिंग लिखा गया है, तो वेरी लगा लो। रेनू इज वेरी मच ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक पॉजिटिव डिग्री है, तो वेरी लगाओ इसमें। सी इज वेरी मच टॉलर, टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो भाई मच लगाएं इसमें। दिल्ली इज वेरी मच मोर कंजेस्टेड, कंपैरेटिव डिग्री है, तो आप क्या लगाओ, मोर लगा लो। तेंदुलकर इज वेरी मच द मोस्ट पॉपुलर, सुपरलेटिव डिग्री, तो मच लगाएं इसमें। सी बिकेम वेरी मच स्ट्रॉन्गर एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या करो, मच लगा लो, वेरी मत लगाओ। फिर आगे देखें। ही रीड्स वेरी, गलत है, वर्ब के लिए कभी वेरी नहीं आएगा, आप मच लगाओगे। ही रीड्स मच, वो अत्यधिक पढ़ता है। आई लाइक इट मच या वेरी मच, देखो वर्ब के लिए मच या वेरी मच दोनों लगाना, ठीक है। दे शुड आस्क सम ब्रोकर्स टू एक्ट फॉर देम एज दे ट्रेवल, वेरी गलत होगा, मच लगा लो इस। वर्ब के लिए है, ट्रेवल के लिए है, तो मच लगा। यू हैव टू बी अ गुड एक्टर टू प्ले दैट पार्ट, गलत है, गुड लिखा गया ना, पॉजिटिव डिग्री है, तो वेरी लगा लो। दिस प्रोडक्ट हैज बीन वेरी एडवर्टीज्ड, गलत होगा, एडवर्टीज्ड है, तो आप क्या करो, यहां पर मच लगा लो, ठीक है ना। इसके सिवाय 154 नंबर से क्वेश्चन आज नहीं, हम लोग कल पढ़ेंगे। आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये बात आप सभी को आज के लिए क्लियर हुई होगी। तो आज की बात हम यहीं तक रखेंगे, कल अगेन हम सभी स्टार्ट करेंगे, कल लास्ट पार्ट होगा इसका, ठीक है ना। तो ओके, बाय बाय।